नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। मणिपुर में संगाई त्योहार का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों के लिए एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संगाई एकता का त्योहार है। खुरमजरी संगाई फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए मणिपुर के सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। कोरोना के चलते इस बार 2 साल बाद संगाई फेस्टिवल का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में फेस्टिवल ऑफ वननेस इस थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविष्य के लिए हमें और ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। क्यों? मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता से भरा राज्य है कि हर कोई यहां एक बार जरूर आना चाहता है। जैसे अलग अलग मणियां एक सूत्र में एक सुंदर माला बनाती हैं, मणिपुर भी वैसा ही है। इसलिए मणिपुर में हमें मिनी इंडिया के दर्शन होते हैं। संगाई मणिपुर का स्टेट एनिमल तो है ही, साथ ही भारत की आस्था और मान्यताओं में भी इसका विशेष स्थान रहा है। इसलिए संगाई फेस्टिवल भारत की जैविक विविधता को सेलिब्रेट करने का एक उत्तम फेस्टिवल भी है। ये प्रकृति के साथ भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को भी सेलिब्रेट करता है और साथ ही ये फेस्टिवल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी सामाजिक संवेदना की प्रेरणा भी देता है। भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि फेस्टिवल ऑफ वननेस की भावना को विस्तार देते हुए इस बार संगाई फेस्टिवल केवल राजधानी नहीं बल्कि पूरे राज्य में आयोजित हुआ। नागालैंड बॉर्डर से म्यांमार बॉर्डर तक करीब 14 लोकेशन पर इस पर्व के अलग अलग रंग दिखाई दिए। ये एक बहुत सराहनीय पहल है। जब हम ऐसे आयोजनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ते हैं, तभी इसका पूरा पोटेंशियल सामने आता है। उत्सवों और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इनके जरिए हमारी संस्कृति तो समृद्ध होती ही है, साथ ही लोकल इकोनॉमी को भी बहुत ताकत मिलती है। संगाई फेस्टिवल जैसे आयोजन निवेशकों को, उद्योगों को भी आकर्षित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये फेस्टिवल भविष्य में भी ऐसे ही उल्लास और राज्य के विकास का एक सशक्त माध्यम। गृह मंत्री अमित शाह ने मनमोहन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने फिर मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कह दिया और क्या कुछ कहा है, सुनिए। 10 वर्ष સુધી સોનિયા મનમોહનની સરકાર હતી। 10 વર્ષ સુધી આ આલિયા માલિયા જમાલિયા પાકિસ્તાનથી ઘૂસી જતા હતા। આપણા જવાનોના માથા કાપીને લઈ જાય। વોટ બેંકના રાજકારણના કારણે કોંગ્રેસીઓ ઉફ ના કરી। 2014 માં નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા। पाकिस्तान ने समझ ना पड़ी कि शू फरक पड़ो, એને खबर ना पड़ी कि हवे कांग्रेसनी सरकार नहीं, भाजपनी सरकार आई।
અને મૌની બાબા મનમોહન સિંહ વડાપ્રધાન નથી, નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન. 10 વર્ષ સુધી સોનિયા મનમોહનની સરકાર હતી. मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था ने 6.3% की दर से विकास किया है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से विकास किया था, जबकि बीते वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी 8.4% रही थी, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 7.5% थी। वहीं जीडीपी के आंकड़े आरबीआई के अनुमान के मुताबिक आए हैं। आरबीआई ने भी दूसरी तिमाही में 6.1 से 6.3% के बीच जीडीपी रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को लेकर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी आफताब ये कबूल कर चुका है कि उसी ने हत्या को अंजाम दिया और श्रद्धा के कई टुकड़े कर जंगल में फेंके। अब इस मामले में उस लड़की का बयान सामने आया है जिसे श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने अपने फ्लैट में लेकर पहुंचा था। यह लड़की तब उस फ्लैट में आई थी जब आफताब ने फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़े किए थे। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि इस फ्लैट में किसी की हत्या कर शव के टुकड़े रखे गए हैं। इस लड़की ने पुलिस को यह भी बताया कि आफताब ने उसे 12 अक्टूबर को एक अंगूठी गिफ्ट दी थी। बताया जा रहा है कि ये रिंग श्रद्धा की थी, जिसे उसकी हत्या के बाद आरोपी आफताब ने अपनी दूसरी दोस्त को गिफ्ट कर दिया। ये लड़की पेशे से एक डॉक्टर बताई जा रही है। पुलिस को दिए गए अपने बयान में लड़की ने बताया है कि अक्टूबर में वो 2 बार आफताब के फ्लैट पर गई थी। तब उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जहां वो जा रही है वहां एक लड़की की हत्या कर उसे टुकड़ों में रखा गया है। इस लड़की ने बताया है कि आफताब बिल्कुल सामान्य हरकतें करता था, वो कभी भी डरा हुआ नहीं लगा। उसने अपने मुंबई वाले घर की भी जानकारी दी। बिल्किस बानो ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोषियों की समय से पहले रिहाई को लेकर बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। बिल्किस ने शीर्ष अदालत के मई में दिए उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है जिसमें दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ा था। फिर गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया। बिल्किस ने सभी को फिर से जेल भेजने की मांग की है। बिल्किस की ओर से कहा गया है कि इस मामले में रिहाई की नीति गुजरात की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की लागू होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ही ये मामला सुना गया और सजा भी यही सुनाई गई। बता दें कि गुजरात सरकार की ओर से सजा माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों की रिहाई की इजाजत दे दी गई थी, जिसके बाद दोषियों को इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। इन दोषियों ने जेल में 15 साल से अधिक समय बिताया। मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को सभी 11 दोषियों को गैंगरेप और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। गौरतलब है कि गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। उस वक्त वो 21 वर्ष की थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी। परिवार के मारे गए 7 सदस्यों में उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी।